गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएनसीटीटी बिल 2023। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 जो है वो पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो आर्टिकल 239 AA कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, और उससे एक स्पेशल स्टेटस मिला दिल्ली को। दिल्ली को कहा गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे जिसमें कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉज बना सकेगी, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पर वो लॉज नहीं बना पाएगी। तो अब जो ये बिल है ये किस लिए लाया गया है ये देख लेते हैं। तो ये बिल कह रहा है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगी जो कि हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होगी, और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो दिल्ली के हैं वो भी इसके दो मेंबर्स होंगे। अब इनके फंक्शंस क्या होंगे? ये रिकमेंडेशंस देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि किसकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस या कोई भी मैटर जो कि ग्रुप ए ऑफिसर्स या डैनिक ऑफिसर्स का होता है, डैनिक्स ऑफिसर्स का, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने वाले हैं ये। कोई भी मैटर जो एनसीसी जो एनसीसीएस जो है डिसाइड करेगी, वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर ही डिसाइड होगा। मतलब कि अगर जो हैं चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी का वोट आ जाता है तो ऑफ कोर्स वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के वोट को ऑफ कोर्स वीटो कर देंगे, है ना। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल इसमें क्या होगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डर्स पास करेंगे, जो भी रिकमेंडेशन एनसीसीएस से देगा। एलजी जो है वो रेलिवेंट मटेरियल भी मंगा सकते हैं, जो भी ऑल इंडिया ऑफिस सर्विसेज या डैनिक से रिलेटेड जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। और वो अगर कोई अगर कोई रिकमेंडेशन दी जाती है अथॉरिटी द्वारा, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन फिर भी एलजी के पास होगा, चाहे वो अथॉरिटी दोबारा से एलजी को रिकमेंड कर दे। ठीक है। अब जो मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे सकते हैं, और उनको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की, और उसके बाद ही जो है वो डिसीजन सबमिट किया जाएगा एलजी को थ्रू चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। कोई भी ऑर्डर प्रायर पास करने से पहले उनको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर हम ड्यूटीज़ देखें सेक्रेटरीज़ की, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हैं वो टाइम टू टाइम एलजी के नोटिस में, चीफ मिनिस्टर के नोटिस में और चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में जो है वो डिसीजंस लाते रहेंगे, जो भी उनका डिपार्टमेंट डिसीजंस ले रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो कंट्रोवर्सी में ना आ जाए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट। ठीक है। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है इसमें जिसमें कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिन एटसेट्रा ग्रुप बी या ग्रुप सी ऑफिसर्स की भी डील की जा रही है। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को ही दे दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस साइंटिस्ट ने एक मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, जो दोबारा से जो है वो कंडक्ट करके दिखाया है, जिसमें कि वो रिएक्शन जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा वो जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली दो एटॉमिक न्यूक्लियाई को अगर आप इकट्ठा करके एक सिंगल हैवियर वन बना देते हो, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, इसलिए लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये सेम फंडामेंटल रिएक्शन है जिससे कि हम सन को भी पावर करते हैं और बाकी के स्टार्स को भी पावर करते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें कि न्यूक्लियस ऑफ जो है एक एटम, वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये कब अकर होता है? जब लार्ज हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का जो है कोई न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करे, और ये न्यूक्लियस जो है फिर अनस्टेबल हो जाता है और ये स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में। अब अगर हम रिएक्टर्स देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रिएक्टर्स में कंट्रोल फिजन रिएक्शन जो है वो होता है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी से हम स्टीम जो है जनरेट करते हैं, और ऑफ कोर्स उसी से टरबाइन जो है हम जो है ड्राइव करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स के कुछ जो है वो इश्यूज़ हैं, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाता है,
इसमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है, बहुत ही महंगा पड़ता है, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई है इसकी। एनरिच्ड यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करता है, जो कि इटसेल्फ एक फाइनाइट रिसोर्स है। अब अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में देखें तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी ये कंज्यूम कर रहा है, और ये कोई रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं करता है। फ्यूल जो इसमें यूज़ होता है वो सिंपल हैवी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अर्थ में अबंडेंस में है, और ये कई गुना सेफ है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, परसीड म्यूटियोर शार। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा के ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क ने फर्स्ट म्यूटियोर जो है परसीड म्यूटियोर शार के, वो ऑलरेडी डिटेक्ट करना शुरू कर चुका है। तो ये मीटियोर शार क्या होता है? बेसिकली एक मीटियोर एक स्पेस रॉक है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, और ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है फ्रिक्शन की वजह से जो है एयर इसको बहुत गर्म कर देती है। जब बहुत सारे स्पेस रॉक्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो हम उसको मीटियोर शार कहते हैं, और ये मीटियोर्स बहुत ही हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। अब अगर हम देखें परसीड मीटियोर शार के बारे में, तो ये हर साल होता है, जनरली अगस्त में, 11 से 13 अगस्त के बीच में। और ये बहुत ही फास्ट और ब्राइट होते हैं ये मीटियोर्स, और ट्रेल्स ऑफ लाइट एंड कलर ये अपने पीछे छोड़ते हैं। हर घंटे लगभग 50 से 100 मीटियोर्स आपको देखने को मिलेंगे इस पीरियड में, और ये तब आता है जब जनरली वेदर वार्म होता है, और ये फायर बॉल्स भी जनरेट करता है, ये इसीलिए स्पेशल होते हैं परसीड मीटियोर शार। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हवाना सिंड्रोम। ये टॉपिक भी आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट को बोला है कि वो हवाना सिंड्रोम के मैटर को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। हवाना सिंड्रोम क्या है? ये मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं जो कि यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिसर्स अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ सालों से। इसमें उनको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, नोज़िया, वर्टिगो, हेडेक होता है, मेमोरी लॉस होती है, बैलेंस में उनके इश्यूज आने लगते हैं। लेट 2016 में यूएस डिप्लोमेट्स और कई एम्प्लॉयज़ ने, जो कि हवाना क्यूबा में स्टेशन थे, उन्होंने कहा कि उनको अजीब सी आवाज़ें सुनने लगी, और उनको ऑड फिजिकल सेंसेशंस भी एक्सपीरियंस हुई उनके होटल रूम्स में और होम्स में, और उसके बाद से जो है वो इल होने लगे। तो क्यूबा ने तो डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई इलनेस नहीं है। वो उन्होंने कहा, जब यूएस ने उनको अक्यूज़ किया कि आप सोनिक अटैक्स कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स क्यूबा ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या हो सकता है ये हवाना सिंड्रोम? तो शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि एक सोनिक अटैक है जो क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसीज, यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज पे और एम्बेसी ऑफिशियल्स पे कर रही हैं। लेकिन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने लेटर ऑन एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि ये पल्स डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स हैं। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। विक्टिम्स जो है उनको हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स से जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज या इंटरफेयर किया जाता है, और एक स्पेशल गैजेट होता है माइक्रोवेव वेपन, उसके थ्रू ये टारगेट किया जा रहा है। हवाना सिंड्रोम अगर हम इंडिया में देखें तो अकेला ऐसा केस जो है सितंबर 2021 में आया था, जब कुछ यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं सीआईए डायरेक्टर के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और उनको ये सिम्टम महसूस हुए थे। ठीक है। तो माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, जो कि फोकस्ड एनर्जी छोड़ते हैं सोनिक, लेज़र या माइक्रोवेव्स की फॉर्म में, और जो पीपल इससे एक्सपोज होते हैं उनको जो है क्लिकिंग या बजिंग साउंड जो है वो सुनती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वैक्यूटा पॉर्पॉइस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने फर्स्ट एक्सटिंक्शन अलर्ट जारी किया है वैक्यूटा पॉर्पॉइस के बारे में। तो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैटेशियन है, यूनिक है ये अमंग द पॉर्पॉइजेस, और ये वार्म वाटर्स में पाया जाता है। इसको लिटिल काउ भी कहते हैं स्पेनिश में, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के रीजन में खासकर पाया जाता है। डार्क राउंड होते रिंग्स होते हैं, डार्क रिंग्स होते हैं इसके आँखों के आसपास, और डार्क पैचेस होते हैं इसके लिप्स के आसपास। और अगर हम देखें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी स्पीशीज़ है। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है? ये ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग के थ्रू बना है वाशिंगटन डीसी में 1946 में। व्हेल स्टॉक्स को की प्रॉपर कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था, और ये ऑफ कोर्स इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैम्ब्रिज में है, इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शैलीग्राम्स। ये भी टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। शैलीग्राम्स जो कि हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों द्वारा वर्शिप किया जाता है पिछले 2000 सालों से, बहुत जो है रेयर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली एक एंशंट फॉसिल्स ऑफ एमोनाइट्स है, जो कि एक एक्सटिंक्ट सी क्रिएचर्स हैं,
और ये एक सिंगल रिमोट रीजन नदर नेपाल के वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। काली गंदकी रिवर वैली ऑफ मस्तांग वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ये स्टोन्स बेसिकली हिंदू गॉड विष्णु को की मैनिफेस्टेशन है। ये नॉट ह्यूमन मेड तो नहीं होते हैं और ये क्रिएटेड बाय लैंडस्केप होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि इनकी खुद की ही एक कॉन्शियसनेस होती है। शालिग्राम जो है वो उनको घर में रखा जाता है, टेम्पल में रखा जाता है और इसको एज अ लिविंग गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके ऊपर? तो क्लाइमेट चेंज जो है, जो काली गंदकी रिवर की जो रिवर वैली है, उधर के जो है ग्रेवल माइनिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसलिए जो है बहुत ही कम शालिग्राम अब धीरे धीरे रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि काली गंदकी जो कि मेल्ट वाटर से फेड होती है सदर्न तिब्बतन प्लेट्यू से, वो पीछे से जो है मेल्ट वाटर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ग्लेशियर्स भी डिसअपेयर हो रहे हैं। और ग्लेशियर्स जब डिसअपेयर हो रहे हैं और वो कम होते जा रहे हैं, तो उससे जो है कोर्स ऑफ द रिवर जो है वो चेंज हो रहा है। उससे ये फॉसिल बेड्स जो हैं वो जो चाहिए होते हैं एमोनाइट्स को जो वाले जो है शालिग्राम को बनने के लिए, वो ठीक से बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is GNCTD Bill 2023. This topic is important for your polity section. So Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill has been passed by both houses of parliament. So in 1991, 69th Constitutional Amendment Act was passed, and Article 239AA was inserted into the Constitution on the recommendations of S. Balakrishnan Committee, and it gave special status to Delhi. So it says that National Capital Territory of Delhi will have an administrator, and it will also have a legislative assembly. And the Legislative Assembly of Delhi cannot legislate on the following three subjects: police, public order, and land. So, if we look at the Government of National Capital Territory of Delhi Bill 2023, then the bill seeks to establish for the first time National Capital Service Authority, uh, Civil Service Authority, which will be headed by the Chief Minister of Delhi, and it will also have Chief Secretary and Principal Home Secretary of Delhi as the other two members. So this commission or this authority will make recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfer, posting, vigilance, and other incident matters of Group A officers and officers of DANIX. All matters are required to be decided by majority votes. So, what will be the role of LG? So, LG will pass the orders to give effect to the recommendations passed by this authority. LG can ask for even the relevant material with respect to the officers who are belonging to All India Services and DANIX, and they are serving with the Delhi government. So LG may return the recommendations to the authority for reconsideration in case of difference of opinion, and the final say will also be having of LG only. So a minister in Delhi government may issue standing orders for the disposal of matters brought to his attention, but these orders should be issued in consultation with the concerned department secretary, who will submit it to the LG through the chief minister and chief secretary for the opinion prior to the issue of any order. So the concerned department secretary must also bring certain matters to the notice of LG, chief minister, and chief secretary, and these matters may bring the Delhi government. Uh, these matters also include those which bring the Delhi government into controversy with any central government or state government or state Supreme Court or High Court of Delhi. And currently, there is no specific provisions with respect to transfer, posting, discipline of Group B and C officers, which means that the elected government of Delhi would continue to have control over these officers. So the next topic is nuclear fusion reaction. This topic is important for your science and tech section. US scientists have repeatedly made a major scientific breakthrough for the second time using a nuclear fusion reaction, which has given more energy than went into it for a second time. So, what is nuclear fusion reaction? It is basically a reaction which involves combining two atomic nuclei to form a single heavier one, and such reactions do not occur at room temperature, so that's why large amounts of energy are required. And this is the same fundamental reaction which powers the sun and other stars also. So, what is nuclear fission then? So, basically, it's a type of nuclear reaction in which nucleus of an atom is split into two or more smaller nuclei, and it occurs when a large heavy atomic nucleus, typically of elements like uranium 235 or plutonium 239, absorbs a neutron, and this nucleus becomes unstable and splits into two or more smaller nuclei. Okay, so how does the nuclear reactors operate?
So nuclear fission is basically employed in these nuclear reactors to generate electricity, and in these reactors, controlled fission reaction takes place, and the heat produced during fission is used to generate stream, and there are certain issues with the nuclear fission reactors. Basically, it produces radioactive waste. It also has the potential for nuclear accidents. They require substantial upfront costs, and they, because they use enriched uranium as a fuel, then that's why it is a finite resource. So here comes the role of nuclear fusion reactors. They produce more energy than fission does. They do not produce any radioactive byproducts also. The fuel used for them is simple heavy hydrogen atoms, and that's why it is much safer than nuclear fission. So the next topic is Perseid meteor shower. This topic is important for your science and tech section. So NASA's All Sky Fireball network has already started detecting the first meteors of this year's Perseid meteor shower. So what is a meteor shower? It is a space rock meteor is a space rock that comes into Earth's atmosphere, and the air of the Earth makes it really hot because of friction. When many space rocks hit atmosphere over the Earth together, we call it meteor shower. So these meteors travel at incredible speeds. And what is the Perseid meteor shower? It occurs annually, usually in August, around 11th of August to 13th of August, and they are fast and bright. They leave trails of light and color. About 50 to 100 meteors can be witnessed every hour during this period, and they show up when the weather is warm, and they often generate fireballs, which is the special quality of these Perseid meteor shower. So the next topic is Havana syndrome. This topic is again important for your science and tech section. Central government has told the Karnataka High Court that they will be looking into the matter of Havana syndrome in India. So basically, it's a set of mental health symptoms which has been experienced by US intelligence and embassy officials in various countries. It typically involves hearing certain sounds without any outside noise being present, and it also creates nausea, vertigo, headaches, memory loss, and issues with balance. So in 2016, the US diplomats and other employees who were stationed in Havana, that is in Cuba, they first reported that they felt ill after hearing strange sounds, and they experienced odd physical sensations in their hotel rooms and our homes. So currently, we do not yet know about the Havana syndrome, and it was speculated to be a sonic attack done by Cuban intelligence agencies in the beginning, but later on, National Academy of Sciences said that these are pulsed directed microwaves, and victims may have been subjected to high powered microwaves which either damaged or interfered with their nervous system. It was supposed to be driven through a special gadget known as microwave weapon. Till now, there is just one case in India in September 2021 about Havana syndrome. And what are these microwave weapons? So these are type of direct energy weapons which aim highly focused energy in the form of sonic, laser, or microwaves. And the person who is exposed to it reports a clicking or buzzing sound, okay, as if it is coming within your head. So the next topic is vacuita porpoise. This topic is important for your environment section. Recently, the International Whaling Commission has issued the first extinction alert on the vacuita porpoise, which is the world's smallest cetacean. It is unique among the porpoises as it is the only species of that family which is found in warm waters. So it means little cow in Spanish, and it is found in areas of Mexico's upper Gulf of California region. It has a large dark ring around its eyes and dark patches on its lips. And it is critically endangered, of course. So, what is International Whaling Commission? So, it was set up under the International Convention for the Regulation of Whaling, which was signed in Washington, D.C. in 1946. And it aims to provide for the proper conservation of whale stocks. And currently, its headquarters is located in Cambridge, that is in England. So, the next topic is shaligrams. This topic is again important for your environment section. So shaligrams, which are worshipped by Hindus and Buddhists for over 2000 years, are becoming rarer because of climate change. So these are basically stones, but they are ancient fossils of ammonites, which is a class of extinct sea creatures, and they originate from a single remote region in northern Nepal, the Kali Gandaki River valley of Mustang. So these stones are viewed as manifestations of God Vishnu, and because they're not human made but created by the landscape, that's why they are believed to have their own
consciousness. Shaligrams are kept in homes and in temples, where they are treated as both living gods and active community members. So, how climate change is impacting it? So, you know that climate change is leading to faster glacial melting and gravel mining in Kali Gandaki. It is changing the course of the river, which means that fewer shaligrams are appearing each year. Because of Kali Gandaki, which is fed by meltwater from the southern Tibetan plateau, but the glaciers are disappearing. So that's why this river is becoming smaller and it is shifting away from the fossil beds, which contains these ammonites, which are needed to become shaligrams. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.